गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप देख रहे हो। आज अपन ने जो चैप्टर लिया बेटा वो क्लास 9th की बुक से है। और वैसे मैं बता दूं, जो RBSC के बच्चे हैं उन्हें भी इस बार NCERT पढ़नी है, उनके सिलेबस में भी NCERT ही है। तो बच्चों आज जो अपन ने चैप्टर लिया है ये फिजिक्स सेक्शन का, मतलब जो साइंस की बुक है उसके मेनली 4 पार्ट्स में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो जनरल साइंस है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो मेनली जो अपन ने चैप्टर लिया है इस बार वो फिजिक्स के अंडर आता है। जो क्या है फिजिक्स वगैरह अपन फर्दर कभी कवर कर लेंगे उसे, आज प्रॉपर चैप्टर की बात करते हैं अपन। चैप्टर अपना मोशन, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 है NCERT में। तो बेटा जरा बात करते हैं ये मोशन एग्जैक्टली है क्या, या मोशन का मतलब क्या होता है। सोचो, जनरली ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये होगा सर कोई चीज़ चल रही है तो वो मोशन है, और फिर मैं पूछूं रेस्ट तो कि कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रेस्ट पे है। अच्छा, फिर एक बात बताओ, जहाँ भी अभी तुम बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो जो तुम्हारा स्मार्टफोन है या जो कंप्यूटर है, टैबलेट है, लैपटॉप है, जिसमें भी तुम ये देख रहे हो वो रेस्ट पे है कि मोशन में है। तो तुम कहोगे सर पकड़ रखा हमने, एक जगह पे रुका हुआ है तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो हकीकत के अंदर वो रेस्ट पे है क्या बेटा? जरा सोचने लायक बात है। जिस घर में तुम बैठे हो या जिस शहर में तुम रहते हो, क्या वो रेस्ट पे है? सोचो इस बारे में। नहीं। एक बात बताओ मेरे को, पूरी पृथ्वी सन के चारों तरफ रोटेट और रिवॉल्व कर रही है। जो पृथ्वी है ये कंटिन्यूअसली मोशन में है, ठीक है कि नहीं? सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है अपनी पृथ्वी। तो एक बात बताओ मेरे को, जब पृथ्वी रेस्ट में नहीं है तो अपन कहां से रेस्ट में हो सकते हैं? नहीं। तो फिर ये रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन करें? ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई कि सर जनरली अब तक तो यही था कि कोई चीज रुकी हुई है तो अपन कह देते रेस्ट पे है, कोई चीज चलती हुई दिख रही है तो उसे कह देते अपन मोशन में। तो मतलब चीजें डिपेंड कर रही है अपने देखने पे, ठीक है। तो फिजिक्स में लेकिन ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में अपन बात करते हैं एब्सोल्यूट, एकदम जो पक्की बात होती है ना, पुख्ता, कि उसी के ऊपर थ्योरी चलती है। ऐसा ना हो कि कोई कह रहा है चल रही है, रुक रही है ना। तो इस चीज को अच्छे से डिफाइन करेंगे अपन इस चैप्टर में कि एग्जैक्टली कब अपन कहेंगे चीजें चल रही है, कब रुकी हुई है ना, और भी काफी कुछ इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो रेस्ट पे अपन किसे कहते हैं? किसी भी चीज को मैं कब कहूंगा कि वो रेस्ट पे? जैसे चौक अभी मेरे हाथ में है, ये रुका हुआ है, तो मुझे देखने में ऐसा लग रहा है रुका हुआ है ना, लेकिन ये हकीकत में रेस्ट पे नहीं है क्योंकि पृथ्वी के साथ में रोटेट कर रहा है। तो फिर इसे डिफाइन कैसे करें अपन रेस्ट को? तो बेटा रेस्ट को डिफाइन मतलब एक तरीके से ऐसे किया जाता है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, पोजीशन को चेंज करने का मतलब जैसे चौक यहां पे रखा हुआ है ना, इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। पोजीशन चेंज कब होगी? जब ये वक्त के साथ में देखो अलग अलग जगह पे जा रहा है, ये देखो, तो अब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर इसकी पोजीशन चेंज ना हो टाइम के साथ में तो उसे अपन कहते हैं रेस्ट पे। लेकिन सर फिर अर्थ वाली बात का क्या करें अपन? तो बेटा उसके लिए अपन ने एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, रेफरेंस पॉइंट। अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। मतलब साधा या सिंपल भाषा में तो कि किसी भी चीज को अपन रेस्ट पे कब कहते हैं? जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो। लेकिन उसके बाद में ये अर्थ वगैरह वाला केस थे, उसको भी सुलझाना था अपने को, तो वहां तो चीजें उलझी भी रह जाती है। तो अपन ने कह दिया विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, कि अगर अपन उस रेफरेंस पॉइंट से देखें तो वो चीज अपने को रुकी हुई दिखनी चाहिए, तो वो चीज रुकी हुई है। जैसे ये चौक है, अभी मैं कहता हूं कि मैं रेफरेंस पॉइंट हूं, ठीक है, तो मैं देखूंगा मेरे हिसाब से ये चीज या ये चौक रुका हुआ है कि नहीं है। अब बेटा ये डिपेंड कर जाता है लोगों के हिसाब। जैसे ये चीज है, अब यहां पे मैं इसे देख रहा हूं तो मेरे हिसाब से रुका हुआ है, ठीक है। अब मैं चलने लगूं और मेरा पूरा ध्यान इस चौक पे हो, तो एक बात बताओ बेटा, मेरे से जितनी दूर ये पहले था उतनी दूर अभी भी है। मेरे मुकाबले इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है ना। लेकिन जब तुम देख रहे हो तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये चौक भी चल रहा है और मैं भी चल रहा हूं, और मुझे क्या लग रहा है कि ये चौक देखो जितनी दूर पहले था उतनी दूर अभी भी है। तो मेरे हिसाब से चौक क्या है? अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो तुम्हारे हिसाब से ये चौक चल रहा है और मेरे हिसाब से ये चौक रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अपना जो रेफरेंस पॉइंट है वो अलग अलग है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में अपन रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे नहीं क्योंकि 9th क्लास में इतना है नहीं इसके बारे में, बट फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर होनी चाहिए इस चीज को लेके। देखो बेटा, एक चीज एक ही वक्त में मतलब चलती हुई भी लग सकती है और रुकी हुई भी लग सकती है। अच्छा, उसके लिए अपन ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे सोच के देखो, तुम एक ट्रेन में बैठे हो, बिल्कुल ट्रेन पूरी पेटी पैक, अंदर से पूरी बंद, तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे से थोड़ी सी बाजू में बैठा है, तुम ए हो, तुम्हारा नाम ए है, ठीक है, और तुम्हारा जो दोस्त है वो बी है, ये बी यहां पे बैठा है, ए यहां पे बैठा है, ठीक है। अब ये ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन इन दोनों को क्या पता, बिल्कुल स्मूथ ट्रेन, एकदम लग्जरी, ठीक है। तो जब ए बी को देखेगा तो ए क्या कहेगा कि मेरे हिसाब से तो बी क्या है,
रुका हुआ है, यही कहेगा वो। तो उसने थोड़ी ना चलते हुए देखा बी को, और इसके हिसाब से देखो इनके बीच में जितना दूरी थी, जितनी डिस्टेंस थी, उतनी की उतनी है, वो चेंज हो नहीं रही वक्त के साथ में। तो ए तो क्या कहेगा कि बी रुका हुआ है। और अगर अपन बी से पूछे अब कि हाँ भाई साहब बी बताइए अब क्या सीन है, ए का क्या सौदा है, तो बी कहेगा कि मेरे हिसाब से भी ये रुका हुआ है। नहीं कहेगा कि नहीं कहेगा, क्योंकि इसे चलता हुआ थोड़ा ना दिख रहा है, ट्रेन पूरी बंद है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अब अगर अपन बात करें सी की, सी क्या है, कोई पटरी के पास में कोई बंदा है जो खड़ा है वहां पे, कोई स्टूडेंट है तुम्हारे जैसा ही, वो यहां पे खड़ा है। अब अपन ने क्या किया, जो ये बिल्कुल बंद थी ना ट्रेन, उसे अपन ने हटा दिया और क्या किया, यहां पे एक ट्रांसपेरेंट विंडोज लगा दी यहां पे। तो जब सी देखेगा तो सी को क्या लगेगा कि ए क्या कर रहा है, चल रहा है इस ट्रेन के साथ में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जब ये सी बी को देखेगा तो इसके लिए भी वही कहेगा कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कहेगा कि नहीं कहेगा। और वहीं पे जब ए सी को देखेगा, अच्छा तुम में से ट्रेन में कौन कौन बैठा है, काफी बच्चे बैठे हुए होंगे, या गाड़ी के अंदर भी कभी तुमने नोटिस किया होगा, जब अपन हाईवे पे बिल्कुल स्मूथली चल रहे होते हैं तो अपने क्या लगता है कि अपन तो रुके हुए हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं ये पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो बेटा जब ए ऑब्जर्व कर रहा है, जब ए बता रहा है कि मेरे हिसाब से भी रुका हुआ है ना, तब रेफरेंस पॉइंट कौन है, ए। जब ए ऑब्जर्व करेगा या जब ए देखेगा तो ए क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट माने ये अपने पास में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में अपन चेक करते हैं चीजों को चल रही है या रुकी हुई है। तो ए जब देख रहा है तो ए क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, या अपने पास में रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसके हिसाब से बी क्या है, रेस्ट पे है या मोशन पे है, वो अपने हिसाब से बताएगा। तो ए के हिसाब से बी रेस्ट पे है, और ये जो सी है ये मोशन में है कि नहीं। और अगर अब मैं बात करूं बी की, जब बी देख रहा है तो बी भी ए के लिए यही कह रहा है कि जो ए है वो क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। और बी सी के लिए क्या कहेगा कि वो मोशन में है। क्यों, क्योंकि इस बार ऑब्जर्व करने वाला कौन है, बी खुद है। अब अगर अपन बात करें ये दोनों सी के बारे में क्या कहेंगे, तो ए जब नोटिस करेगा तो इसे क्या लगेगा कि भाई अपन तो रुके हुए हैं, ये जो सी है ये इस तरफ भाग रहा है ना, और वो भी 60 की स्पीड से, तो चौंक जाएगा एक बार तो नहीं। इसके बाद में अगर अपन बात करें बी की, जब बी सी को नोटिस करेगा तब बी को भी सी कैसा दिखेगा, इस तरफ जाता हुआ। तो जब व्हेन ए विल ऑब्जर्व, इसके हिसाब से बी तो कैसा है, रेस्ट पे है। और अगर बात करें अपन किसकी, सी की, तो सी कैसा है, मोशन में, ठीक है। और वहीं पे जब बी ऑब्जर्व करेगा, जब बी ऑब्जर्व करेगा मतलब बी रेफरेंस पॉइंट हो गया अपने पास में, तो जब बी ऑब्जर्व करेगा तो उसके हिसाब से ए कैसा है, रेस्ट पे। और जब बी सी को नोटिस करेगा तो सी के लिए वो क्या कहेगा, जो सी है वो कैसा है, मोशन में है, नहीं। अब अगर अपन बात करें जब सी नोटिस करेगा तब क्या है, नहीं, तो सी क्या कहेगा कि मेरे हिसाब से देखो भैया मैं तो हूं रेस्ट में। क्यों, क्योंकि वो तो खुद ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे तो लगेगा मैं तो रुका हुआ हूं, और हकीकत में अपने को पता है रुका हुआ है, नहीं। अब यहां पे जब ये ट्रेन जा रही है तो इसे क्या दिखेगा कि जो ए है वो इस तरफ ट्रेन के साथ साथ 60 की स्पीड से जा रहा है, और ये जो बी है ये भी ट्रेन के साथ साथ में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो सी के हिसाब से ए भी मोशन में है और जो बी है वो भी मोशन में है। आया समझ में कुछ कुछ, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, दिमाग पे जोर डालो और थोड़ा सा वापस से समझो। एक बार वापस बताता हूं मैं। देखो बेटा, जब अपन ट्रेन में बैठे हुए हैं तो अपने हिसाब से तो क्या है कि भाई साहब हम तो रुके हुए हैं, अपने बाजू में कोई बंदा बैठा हुआ है, सिर्फ अगर उसको देखे तो अपने क्या लगेगा ये भी रुका हुआ है, भले ट्रेन चल रही हो, होता है नहीं होता। और अगर अपन बाहर पेड़ पौधों को देखते हैं तो पेड़ पौधे तो रुके हुए हैं जमीन के साथ में, लेकिन अपने को क्या लगता है कि अपन तो रुके हुए हैं और पेड़ पौधे पीछे भग रहे हैं। तो सिर्फ देखने का नजरिया है। कोई बाहर से खड़ा होकर तुम्हें देखता है तो तुम उसे चलते हुए दिखोगे। नहीं समझ में आ रहा है कुछ, या कंफ्यूजिंग हो गया? चलो कोई ना, अगर समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार वापस शुरू से देखना, अच्छी चीज है, मतलब आगे के लिए आगे भी काम में आएगी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। तो बेटा ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये वही चीज है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अपन ने एक और एग्जांपल लिया है, जैसे यहां पे कोई हट है, इसके बाहर कोई बंदा है, ये तो क्या हो गया, अपनी जो हट है ये हो गया अपना रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, हट के रेस्पेक्ट में देखेंगे अपन, जो ये झोपड़ी है इसके आंखें लगा देंगे। अच्छा, झोपड़ी की आंखें संभव है नहीं, पर मान लेते हैं ना एक बार, जो ऑब्जर्व करने वाला है इसे ले जाके झोपड़ी के ऊपर बिठा देंगे, ये लो, ठीक है, इसे झोपड़ी के ऊपर बिठा दिया, ये झोपड़ी है, ठीक है। अब झोपड़ी देखेगी कि ये जो साइकिल वाला है या बाइसाइकिल स्कूटर जो भी लगे, नहीं पर साइकिल ही लग रही है, स्कूटर तो नहीं लग रहा। अच्छा, तो ये इसे क्या लगेगा कि ये जो साइकिल है ये 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस तरफ जा रही है, इसको नहीं। अब अपन एक काम करते हैं, इस साइकिल वाले की जो मुंडी है इसे अपन घुमा देते हैं, ठीक है, जो सर है, और इसकी आंखें कर देते हैं इस तरफ। अब इसे क्या लगेगा, अब ये साइकिल अगर मान लो चल रही है तो इसे तो क्या लगेगा, मैं तो रुका हुआ हूं,
साइकिल वाले को, और ये क्या कहेगा कि मैं कुछ नहीं, झोपड़ी पीछे जा रही है, क्योंकि अब रेफरेंस पॉइंट वो हो गया। और जब झोपड़ी रेफरेंस पॉइंट थी तब देखने वाला कौन था, झोपड़ी थी, तो झोपड़ी क्या कहेगी कि ये बंदा इधर 10 की स्पीड से जा रहा है। नहीं, तो जो भी मोशन है या जो रेस्ट है वो अपन किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे अपन नहीं बता सकते कौन सी चीज चल रही है, रुकी हुई है, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होगा। जैसे अभी ट्रेन वाले केस में मैं कहूं कि ए के हिसाब से बताओ बी चल रहा है और या रुका हुआ है, तब तुम कंफर्म बता सकते हो कि हाँ बी रुका हुआ है, ए के हिसाब से बी रुका हुआ है। और अगर मैं कहूं सी के हिसाब से बताओ बी चल रहा है या रुका हुआ है, तो तब भी तुम कह सकते हो कि नहीं भाई साहब, अपना जो बी है ये रुका हुआ है, इसमें कोई दूजी, सॉरी जो बी है ये सी के हिसाब से चल रहा है, इसमें कोई दूजी राय नहीं है। लेकिन मैं सिंपली तुमसे पूछूं, ज्यादा कुछ ना कहूं, मैं सिंपली तुमसे कहूं कि बी चल रहा है कि रुका हुआ है, नहीं, तो फिर गड़बड़ है, फिर अपन क्या अपने हिसाब से लेने लग जाते हैं चीजों को जैसा अपने को दिखती है। लेकिन अगर मान लो तुम्हें ट्रेन में बिठा दे तो तुम क्या कहोगे, बी रुका हुआ है, तुम्हें बाहर उतार दे तुम कहोगे बी चल रहा है, तो डिस्प्यूट पैदा होना। तो उसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए अपन ने इंट्रोड्यूस किया रेफरेंस पॉइंट को। अब रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन यहां पे जरा देख लेते हैं पहले एक बार। अब रेस्ट के एग्जैक्ट एक बार डेफिनेशन को रेस्ट की प्रॉपर्ली वापस देखते हैं। अब बॉडी सेट टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक बॉडी को अपन स्टेट ऑफ रेस्ट में कहेंगे कि जो बॉडी है वो रेस्ट की स्थिति में है when its position does not change with respect to a reference point, जब उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती। इस बार अपना रेफरेंस पॉइंट क्या है, जब ए देख रहा है तो उसके हिसाब से बी कैसा है, रेस्ट में है, तो पूरी डेफिनेशन ए के हिसाब से देखो सेटिस्फाई करके देखते हैं। अपना रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया, ये हो गया। इसके हिसाब से बी की पोजीशन चेंज हो रही है क्या, भाई बी आगे पीछे थोड़ी ना हो रहा है, तो रेस्ट पे हुआ ना, तो ये तो क्या कहेगा, ये रेस्ट पे, ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं थोड़ी सी मोशन की, कि मोशन क्या होता है फिर, तो समझ में तो आ गया होगा, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब देखो, अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन, बॉडी को मोशन में कहा जाएगा व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, जब उसकी पोजीशन चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो अपन क्या कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। जैसे यहां पे अपन अपना ऑब्जर्वर हो गया अब सी, अब जब सी देख रहा है तो उसके हिसाब से एक बात बताओ, जो ट्रेन चल रही है, ट्रेन के साथ में ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, तो ये क्या कहेगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, मोशन में, ठीक है। जब ए देखेगा, चलो समझ में आया, मतलब ये इतना रोकते हैं यहां पे। और अब जरा बात करते हैं थोड़ी सी रेफरेंस पॉइंट की। तो बेटा रेफरेंस पॉइंट क्या है, देखो थोड़ी डेफिनेशन अजीब सी है इसकी, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। इट इज अ प्लेस और ऑब्जेक्ट, ये कोई जगह है या कोई ऑब्जेक्ट है या चीज है, ठीक है। जैसे झोपड़ी की आग लगाई ना अपन ने, वैसे कोई ऑब्जेक्ट है, या अपन खुद हो गए, या ट्रेन हो गई, या ये चेयर हो गई, जिसे मर्जी है उसे अपन रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन ऑफ समथिंग इज इन मोशन, ये यूज किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है इसका ये कंपेयर करने के लिए कि कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है। हाँ, तो कुल मिला के अपने को जो इस पूरी राम कथा से अब तक समझ में आया वो ये कि एक बार में अपन सिर्फ एक व्यक्ति की बात करेंगे या एक रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे। या तो अपन कहेंगे ए के रेस्पेक्ट में बताओ बी और सी का क्या हाल है, या फिर अपन कहेंगे सी के रेस्पेक्ट में बताओ ए और बी का क्या हाल है। अपन एक साथ दो रेफरेंस पॉइंट्स को लेके बात नहीं करेंगे क्योंकि चीजें थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अच्छा, ये डेफिनेशंस अपन देख चुके हैं। इसके बाद में अपने पास में जो है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेटा टाइप्स ऑफ मोशन में कौन कौन से मोशन है, कि जो मोशन के कौन कौन से अलग अलग तरह के प्रकार है, कि मोशन अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जो सबसे आसान वाला जो होता है या रहता है सबसे आसान, वो है अपने पास में स्ट्रेट लाइन या लीनियर। स्ट्रेट लाइन माने जो सीधी लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन से मतलब क्या समझ में आता है अपने को, एकदम सीधी लाइन, ठीक है। या फिर लीनियर भी वही होता है। तो इस लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है तो उसे अपन कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, या एक सीधी लाइन के ऊपर चले, ठीक है। वो तो हो गया अपने पास में स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे अपन ने स्केल रखा, उसके बाद में पेंसिल से खींचते ना अपन लाइन या लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो बिल्कुल एकदम सीधी होती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल ऐसे सीधा चलता है उसे अपन स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। इसके बाद में अपने पास जो अगला होता है वो होता है सर्कुलर। अब जैसे अपने पास स्टेडियम है, या उसके अपन जब गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो वो अपने पास कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। जब अपन एक सर्कल के जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कल की बाउंड्री होती है, उसके ऊपर घूमते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई सर्कल है,
ठीक है, इसकी बाउंड्री के ऊपर मैं घूम रहा हूं, इसकी बाउंड्री पे मैं चक्कर लगा रहा हूं, तो मेरा मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। देखो स्ट्रेट लाइन से हो गया अपना सीधा सीधा, और जो सर्कुलर मोशन है ये हो गया अपना जो सर्कल के ऊपर होता है। अच्छा, अब एक होता है रोटेशनल मोशन, तो ये कंफ्यूजिंग नहीं है क्या, सर्कुलर और रोटेशन, सर्कुलर रोटेशन, सर्कुलर रोटेशन, नहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो क्लियर करते हैं इस चीज को भी। सर्कुलर का मतलब तो क्या है कि चीजें एक सर्कल के ऊपर मूव कर रही है। रोटेशन का मतलब है बेटा देखो देखो सर्कुलर मोशन में अगर मैं इस चौक को मूव करूं तो ये मान लेते हैं कोई इमेजिनरी सर्कल है, यहाँ पे हवा में सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर ये घूम रहा है, नहीं। अब अगर या फिर मेरी बात करूं तो देखो मैं किसी सर्कल में घूम रहा हूं, यूं अगर मैं घूमता हूं तो ये कोई सर्कल में घूमा मैं, नहीं। अब अगर मैं बात करूंगा रोटेशनल मोशन की तो मैं करूंगा रोटेट, रोटेट माने यहां पे मैं खड़ा हूं, अब अगर मैं रोटेशनल मोशन करूंगा, सर्कुलर तो समझ में आ गया होगा, मैं एक सर्कल की बाउंड्री पे घूम रहा हूं, रोटेशनल मोशन मेरा ऐसा होगा कि मैं जगह की जगह पे रोटेट कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा। जैसे पंखा है अपना, पंखे को देखो, पंखा क्या करता है, ये सेंटर में ऊपर से बंधा हुआ है और इसी जगह पे चारों तरफ गोल 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 घूमता रहता है, नहीं घूम रहा है ना। तो ऐसा मोशन को अपन क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं, जो रोटेट करता है, मतलब अपनी एक ही एक्सिस पे, एक्सिस माने जो एक सीधी लाइन मान लो ये मेरे सर पे ही है, इसको पकड़ के घुमा रहा है मेरे को, यूं नहीं, तो ये हो गया मेरा रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन अपन ने देख लिया, स्ट्रेट लाइन देख लिया, रोटेशनल देख लिया। अब देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, एक मिनट, हाँ वाइब्रेटरी मोशन के लिए देखते हैं बेटा कि कोई चीज टू एंड फ्रो मूव करती है या वाइब्रेटरी मोशन में मूव करती है। एक मिनट एक मिनट, अरे आजा यार, नाराज लगता है। हाँ, अरे ये तो रुका ही नहीं, रोकना तो पड़ेगा पर, हाँ रुक गया। देखो बेटा वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, जैसे मैंने ये लिया, इसे मैंने यूं करके छोड़ दिया, ये देखो ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो चल रहा है, बिल्कुल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे मोशन में चल रहा है ना ये। ऐसे मोशन को अपन कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई चीज वाइब्रेट होती है, देखो आगे पीछे ये अपने पास में क्या है, अपने पास में ये वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो आगे अब अपन देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इसी चैप्टर में आगे टू बी कंटिन्यूड में है। तो एग्जैक्टली डिस्टेंस होता क्या है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जरा बेटा एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बाकी फर्दर अपन फिर उसे बाद में डिटेल में बात करेंगे। अपने पास मान के चलो ये कोई स्क्वायर है ABCD है ना, इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो ये साइड लेंथ भी 10 मीटर, ये साइड लेंथ भी अपने पास में 10 मीटर हो जाएगी, ये साइड लेंथ भी 10 मीटर और ये साइड लेंथ भी 10 मीटर, ठीक है। अब अगर मान के चलो कोई पर्सन है, ठीक है, वो A से चलना स्टार्ट करता है, उसने A से चलना किया चालू, वो जैसे ही A से चलना चालू किया, इसने क्या किया, ये A से पहुंचा B पे, तो ये A से B तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 10 मीटर। जो A से B की लेंथ है 10 मीटर है, तो ये ऑलरेडी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। उसके बाद में ये जाएगा B से C पे, देन अगेन 10 मीटर डिस्टेंस फिर से कवर हो जाएगा 10 मीटर, फिर ये गया C से D पे। अब जब ये C से D पे जा रहा है, देन अगेन इट हैड ट्रेवल्ड 10 मीटर, ओके। आफ्टर दैट D से A पे जाएगा और वो भी अपने पास कितना है, 10 मीटर, देन अगेन प्लस 10 मीटर। तो जो टोटल जो अपना पार्टिकल है उसने A से स्टार्ट करके इस पाथ पे वापस A पे पहुंचा, A से स्टार्ट किया 10 मीटर प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40, ये 40 मीटर ट्रेवल करके वापस पहुंच गया A पॉइंट पे, है ना। तो एक बात बताओ बेटा मेरे को, इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, जो टोटल दूरी है ना, ये एक्चुअल पाथ, ये इसकी लेंथ कितनी है, 40 मीटर। भाई यहां से यहां तक का 10 हो गया, फिर यहां से यहां तक का 10, यहां से यहां तक का 10 और यहां से यहां तक का 10। तो जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है वो है अपने पास में 40 मीटर, ठीक है। तो जो इस पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो अपने पास में 40 मीटर आया। तो डिस्टेंस तो अपने को समझ में आया कि जो ये पाथ है, ये पूरा का पूरा पाथ है, इस पाथ पे पार्टिकल एग्जैक्टली कितना चल रहा है, या फिर ऐसा कहूं कि किसी भी पॉइंट का अगर अपने को डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए किसी का भी, तो उसने एक्चुअल में कितना वो चला है, वो सारे डिस्टेंस को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने पास में डिस्टेंस आ जाएगा। ये जो एक्चुअल पाथ है ना, इस पूरे पाथ की लेंथ, ये जो अपने पास में टोटल पाथ है, इस टोटल पाथ की लेंथ को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल की गई है ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे अपन कह देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे A से टोटल वापस A तक पहुंचने में पार्टिकल ने ये टोटल कितनी लेंथ का पाथ ट्रेवल किया, 40 मीटर का, तो उसका डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस की ट्रेवल कितना हो गया, 40 मीटर। ये इसकी जो ऐसा यूनिट है बेटा वो मीटर होती है। अब ये ऐसा यूनिट का क्या पंगा है, देखो बेटा एक बार बताओ,
अभी मैं कहूं कि मेरा वजन है 60 या मैं कहूं मेरा वजन है 70, ठीक है, तो 70 क्या, 70 किलोग्राम, 70 ग्राम, 70 पाउंड्स, ठीक है, क्या 70 क्या एग्जैक्टली अपने को बताना पड़ेगा ना, ये डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई लेने वाला कह दे कि नहीं सर 70 ग्राम आपका वजन, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई कह दे 70 किलोग्राम है देन फाइन, या कह दे 70 पाउंड है तो भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए, तो ऐसे सिनेरियो में अपन क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड, मतलब जो अपन नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी इंटरनेशनल, वो क्या करती है, सभी देशों के लिए इसने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि जब भी अपन बात करेंगे ना, इन पर्टिकुलर यूनिट्स में ही बात करेंगे, जब भी अपन लेंथ मेजर करेंगे तो लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई मेजर करेंगे तो अपने को मीटर ही लेके चलना है उसको, ठीक है, उसने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है भाई, जो कोई भी लेंथ है उसे अपन मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, हर चीज में मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बॉडी है, इसने क्या सभी देशों को साथ बिठाया और एग्री करवाया कि मेरे यहां कोई रिसर्च हो रही है तो जो तुम्हारे यहां के साइंटिस्ट है वो कंफ्यूज ना हो, तो अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट ले लेते हैं, है ना, उसी पे तुम भी काम करो, मैं भी काम करता हूं, या और जो और कंट्रीज हैं वो भी उसी के ऊपर काम करेगी, तो उसे अपन ने बोल दिया एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई का फॉर्म होता है सिस्टम है इंटरनेशनल, वैसे रशियन में है बेटा, तो इसका वैसे अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो इसका सेंस निकलता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय जो यूनिट्स का सिस्टम है उसे अपन ने एसआई सिस्टम बोल दिया, ठीक है। तो जो एसआई के अंदर डिस्टेंस है या जो लेंथ है उसे अपन मेजर करते हैं मीटर में। भाई ये डिस्टेंस है क्या, ये पाथ की लेंथ ही तो है, उसे मेजर कहां में करते हैं, मीटर में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी अपने पास में, मीटर। चलो एक बार और एग्जांपल देखेंगे डिस्टेंस वगैरह के भी, पर उससे पहले अपन क्या करते हैं, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस अपन को समझ में आया कि पार्टिकल ने यहां से यहां तक 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, जो एक्चुअल पाथ की लेंथ थी वो अपने पास में हो गया डिस्टेंस। अब बात करें अपन जरा डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, फिर समझने की कोशिश करते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब जो अपने पास में इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे अपन कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये क्या भला है, ये इनिशियल पोजीशन क्या होती है और ये फाइनल पोजीशन क्या होती है। तो बेटा जरा देखो, कोई पार्टिकल है, ये अपना वो वाला एग्जांपल है, इसे वही उसी को मैं यहां वापस ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ये देखो ए बी सी डी, पार्टिकल ने चलना कहां से स्टार्ट किया था, ए से। पार्टिकल ने जहां से भी चलना स्टार्ट किया या जहां से अपन उसे देखना चालू किया है उससे तो अपन कह देंगे इनिशियल पोजीशन, उससे अपन क्या कह देंगे, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, जहां से पार्टिकल ने चलना चालू किया। भाई यहां भी मैंने नोटिस किया कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है तो वो मेरे लिए उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। तो इस केस में जो पॉइंट ए है अपने पास में, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। ए से पार्टिकल क्या करा, मान लो बी पे आके रुक जाता, तो अपनी फाइनल पोजीशन क्या होती कि पार्टिकल लास्ट में कहां जाके रुक रहा है, उसे अपन क्या कह देते हैं, फाइनल पोजीशन। तो यहां देखो जो बी है, अगर मान लो पार्टिकल बी पे आके रुक जाता तो वो अपना क्या हो जाता, फाइनल पोजीशन यही हो जाती, दैट इज इट, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, इतना ही मतलब होता है। जहां से पार्टिकल ने शुरू किया चलना या जहां से अपन ने उसे देखना चालू किया वो तो हो जाएगा अपना इनिशियल पॉइंट, और जहां पर पार्टिकल जाके रुक गया या जहां अपन ने उसे देखना बंद कर दिया वो हो गया अपना फाइनल पॉइंट। जो वो पर्टिकुलर केस है उसमें क्या हुआ था, पार्टिकल ने ए से चलना चालू किया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, वापस ए पे आ गया। तो अपनी इनिशियल पोजीशन भी यही और फाइनल पोजीशन भी यही, तो अपना जो डिस्टेंस है वो तो 40 मीटर आ गया था। लेकिन अब बात करें वहीं पे अपन डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक बात बताओ बेटा, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट इसी पॉइंट से कितनी दूरी पे, 0। भाई एक बार बताओ, मैं कहूं ये चौक इस चौक से कितनी दूरी पे, अरे चौक तो चौक की जगह पे 0 मीटर की दूरी पे, एक्जैक्टली सेम पोजीशन पे दोनों के दोनों। तो इस सिनेरियो के अंदर अपना डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया, 0। देखो पार्टिकल ने क्या किया, यहीं से चलना चालू किया, यहां गया, यहां गया, यहां आ गया वापस, तो अपना डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या आ गया, अपना 0 आ गया। कारण क्या है, पार्टिकल ने जहां से चलना चालू किया वहीं पे आके पार्टिकल अपना टर्मिनेट हो गया या वहीं पे आके पार्टिकल रुक गया। तो अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन है दोनों की दोनों कैसी है, सेम है। अब जब अपनी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होंगी तो अब एक बार बताओ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस ही नहीं रहेगा कुछ, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 नहीं। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि समझना अपने लिए थोड़ा आसान हो। जैसे कोई ये केस ले लेते हैं, ये है 3 मीटर और ये कोई डिस्टेंस है अपने पास में 4 मीटर।
पार्टिकल ने यहां से चलना चालू किया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन ए। यहां से चलना चालू किया, ये बी पे पहुंचा और बी पे होता हुआ पहुंच गया सी पे। अब मैं बात करूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो एक बार बताओ बेटा इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ। तो यहां से पहले गया ये बी पे, तो ये डिस्टेंस तो कितना हो गया 3 मीटर, और फिर यहां से गया यहां पर, तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना हो गया 3 मीटर प्लस 4 मीटर। एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है? ठीक है, तो 4 + 3 अपने पास में आ गया 7 मीटर। इस पर्टिकुलर केस में जो डिस्टेंस है वो तो अपने पास में क्या आया 7 मीटर। अब वहीं पे बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन, तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहां? यहां। और फाइनल पोजीशन, फाइनल पार्टिकल लास्ट में कहां के रुक रहा है? यहां के रुक रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस हटा देता हूं मैं, एक मिनट। देखो बेटा, इनिशियल पोजीशन अपने पास में ए है, फाइनल पोजीशन अपने पास में सी है। पार्टिकल ने क्या किया? ए से सी पे गया। तो एक बात बताओ, अगर अपने को किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होता है, जैसे तुम अभी जहां बैठे हो वहां से तुम्हें दरवाजे पे जाना है, और दरवाजे पे मतलब छोटे से छोटे रास्ते से पहुंचना, सबसे छोटे रास्ते से, तो तुम सीधा उठोगे अपनी जगह से, दरवाजे की तरफ घूमोगे और सीधा दरवाजे की तरफ जाओगे। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना बेटा, वो होता है सीधा उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो। ठीक है, जैसे मान के चलो अपने पास में ये सिनेरियो ए और सी है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? मैं सीधा इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूं। ये लो, मेरे हिसाब से तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया, ये अपने पास में शॉर्टेस्ट पाथ है। नहीं, इससे छोटा तुम्हारे दिमाग में कोई है तो बताओ भाई। तुम अगर मान लो थोड़ा कट मार के जाते हो यूं, तो लंबा हो गया, थोड़ा यूं कट मार के जाते हो तो भी लंबा हो गया, यूं जाके यूं जाते हो तो भी लंबा हो गया कंपैरेटिवली। तो शॉर्टेस्ट या सबसे छोटा अपने पास कौन सा हो गया? दोनों पॉइंट्स को सीधा जोड़ दे अपन। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। भाई सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? यही तो अपने पास में। इससे छोटा डिस्टेंस कौन सा आ गया और तुम बताओ? नहीं है कोई भी। तो ये अपने पास में क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक सोचने लायक बात यहां पे अपने पास ये है कि चलो अपन ने डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, ये तो आ गया अपने पास में क्या? इसका डिस्टेंस, जो कि हो गया अपने पास में 7 मीटर। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वो कैसे कैलकुलेट करें? तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम्हें याद होनी चाहिए वैसे, और नहीं पता तो मैं बता देता हूं एक थोड़ा सा आइडिया। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? अगर मान लीजिए अपने पास में कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये तीनों साइड्स की लेंथ मान लेते हैं अपन x, y और ये z। तो अपने पास में जो दोनों छोटी साइड्स है ना, ये दोनों छोटी साइड्स है, यहां पे अपने पास में x है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब x का अपन स्क्वायर करेंगे और y का स्क्वायर करेंगे, ये बराबर होना चाहिए z स्क्वायर के। अच्छा देखते जरा, यहां पे x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू z का स्क्वायर। ये अपने पास में पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर का मतलब सबको पता होगा, 2 का स्क्वायर करना हो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 का स्क्वायर करना हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे 90 डिग्री है, तो ये साइड लेंथ अपने पास में 3 मीटर, ये साइड लेंथ अपने पास में है 4 मीटर। तो इस साइड का स्क्वायर में करूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, जरा कर लेते हैं, AB का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9। फिर मैं करूंगा BC का स्क्वायर, BC के अंदर मेरी साइड लेंथ क्या है? 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, 9 प्लस 16, ये मेरे पास कितना आ गया? इस साइड लेंथ को मैं कह देता हूं Z इक्वल्स टू Z का स्क्वायर। भाई AB का स्क्वायर अपने पास कितना आ गया? 3 3 जा 9, BC का स्क्वायर 4 4 जा 16, और यहां से अपने पास क्या बचा? Z, जो कि अपने पास में सबसे छोटा पाथ भी है, और यही अपने को निकालना है Z स्क्वायर। तो बेटा 9 प्लस 16 अपने पास कितना होता है? 25 इक्वल्स टू Z स्क्वायर। तो यहां से अपने पास में Z की क्या वैल्यू आएगी? प्लस माइनस 5 आएगी बेटा, बट अपने लिए कुल मिला के थोड़ा आसान रखते हैं चीजों को। अगर मान लो मैं Z की वैल्यू 5 रखता हूं, Z की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। तो यहां से मेरे पास ये जो Z है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। देखो स्क्वायर रूट अगर निकालना आता हो तो अपने पास 25 इक्वल्स टू Z स्क्वायर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो स्क्वायर है इसको इधर भेज के अंडर रूट में दे देता हूं उसको। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 अपने पास क्या आ जाएगा? Z स्क्वायर, सॉरी Z की वैल्यू, तो Z की वैल्यू यहां से अपने पास में 5 आ रही है। ठीक है, और वैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है काफी पॉपुलर, 3 4 एंड 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो ये साइड अपने पास में कितनी आई? 5। तो इस पर्टिकुलर केस में अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये 5। थोड़ा गंदा हो गया तो देख लेना, अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, चीजों को अपने हिसाब से लिख लेना आप, है ना। अब जरा बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो अपने हुआ क्लियर। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो है ये भी अपने पास में क्या है?
एक तरीके से ये भी तो अपने पास में डिस्टेंस ही है या लेंथ ही है, ये भी मेजर कर रहे हैं, तो इसकी भी ऐसे यूनिट क्या होगी, वही हो जाएगी मीटर। भाई अपन ने डिस्टेंस को अब मीटर में क्यों मेजर किया था, क्योंकि वो एक लेंथ थी, ठीक है। तो ये सम ऑफ लेंथ अपने पास डिस्टेंस था, ये 7 मीटर, तो अपन ने इसकी जो यूनिट है अपन ने मीटर में रख दी, ठीक है। ये जो है ये भी अपने पास में लेंथ ही तो है, तो लेंथ की यूनिट अपन ने फिक्स कर रखी है मीटर, तो ये भी अपने पास में क्या आ जाएगा, मीटर में ही आएगा। समझ में आया कुछ? ओके, चमका कि नहीं? चमक गया होगा, नहीं चमका वापस देखो, चमक जाएगा नहीं। अब जरा बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, इनकी जो यूनिट्स है ये मीटर में होती है, ऐसा ही की बात अपन कर चुके हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बेटा एक छोटी सी बात और है, मतलब सोचने लायक बात। एक बात बताओ मेरे को, अगर मान लो तुम इस पॉइंट से कभी निकल गए, इस पॉइंट से तुम एक बार बाहर निकल गए, उसके बाद में अगर तुम घूम के वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोचो सोचो, तुमने जहां से चालू किया अगर तुम वहीं पे वापस पहुंच गए, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। सही जवाब, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर यहां से मैं एक बार स्टार्ट हो जाऊं और वापस इस पॉइंट पे पहुंचूं तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, तय है। लेकिन क्या मेरा डिस्टेंस 0 होगा? नहीं। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ जो अपन ने ट्रेवल किया है उससे अपन कहते हैं डिस्टेंस, तो वो तो 0 हो ही नहीं सकता। एक बार अगर अपन यहां से बाहर निकल गए उसके बाद में कैसे करोगे 0 तुम डिस्टेंस को? कर ही नहीं सकते। भाई तुम यहां से यहां तक गए, ये जुड़ जाएगा, फिर यहां से यहां तक गए, ये जुड़ जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये यूं जुड़ता हुआ 0 नहीं, अपने पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और डिस्प्लेसमेंट में क्या अपन वापस यहीं पे पहुंच जाए तो अपने पास में वो वापस 0 हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट अपना 0 हो सकता है, लेकिन एक बार अपन कहीं से निकल गए, किसी पॉइंट से अपन ने थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो अपना डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस अपना दोबारा 0 नहीं होगा। या तो यहीं की यहीं खड़े रहो, यहां से हिलो ही मत, तब तो अपना क्या है, डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। लेकिन मैं यहां चला गया, ये लो, तो मेरा यहां से यहां तक देखो कुछ ना कुछ डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, लेट्स से 1 मीटर, मैं वापस यहां पे आ गया, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर, तो मेरा डिस्टेंस तो कितना हो गया, 2 मीटर। लेकिन मैंने जहां से चालू किया था मैं वापस वहीं पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। दैट इज इट। ये आपने समझ में आया। अगली चीज जो देखने लायक है, 1 मिनट बेटा थोड़ा सा साफ कर लेता हूं मैं से, ये बेटा 1 मिनट में साइड हो जाता हूं, इसमें से कुछ उतारने लायक लगे तो वो लिख लो आप लोग। हाँ, जरा आगे देखते हैं। अब आगे जो अपने पास में पॉइंट है वो है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये क्या भला है, ये स्केलर क्या होता है और ये वेक्टर क्या होता है? तो बेटा थोड़ा बात समझो, कोई भी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो, उन्हें अपन कह देते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मतलब ये डायरेक्शन ना हो से क्या मतलब है, तो जरा देखते हैं। पेशेंस थोड़ी सी। तो याद देखो, बात सुनो। अपने पास में मैं तुम्हें कहूं, तुम जहां भी बैठे हो वहां से तुम एक काम करो, 1 मीटर चलो, या मैं हूं अभी यहां पे, यहां से मुझे कहा जाए 1 मीटर चलो, और मुझे कुछ ना कहा जाए, सिंपली कहा दिया जाए 1 मीटर चलना है, तो 1 मीटर मैं इधर भी चल सकता हूं, 1 मीटर मैं इधर जा सकता हूं, या 1 मीटर मैं आगे जा सकता हूं, या 1 मीटर पीछे जा सकता हूं। ठीक है, ये मेरी मर्जी, इधर जाऊं 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे, खड्डा खोद के, मेरी मर्जी। नहीं, तुमने मुझसे कहा 1 मीटर जाओ सर, मैं 1 मीटर कहीं भी जाऊं। ठीक है, तुमने मुझे डायरेक्शन की कोई बात नहीं की। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया मेरा स्केलर क्वांटिटीज। और वहीं पे अगर तुम मुझे कहो सर 1 मीटर आओ हमारी तरफ, कैमरे की तरफ, तो मैं 1 मीटर आ गया कैमरे की तरफ, और मैं मान लो यहां खड़ा हूं। ठीक है, अब तुम मुझे कहो सर 1 मीटर आप दूर जाओ कैमरे से, 1 मीटर में चला गया दूर कैमरे से। इस बार तुमने मेरे को डायरेक्शन दी है, और जैसे ही तुम मुझे डायरेक्शन दोगे, जो वो क्वांटिटीज हैं वो मेरी अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटीज में। ऐसी क्वांटिटीज जहां पे अपन बात करेंगे डायरेक्शन की, वो तो होगी अपने पास में वेक्टर क्वांटिटीज, और जहां पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी वो होती है अपने पास में स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि अब बात करें वेट की, तुम्हारा वजन है कितना है, जैसे मेरा कहूं मैं 70 kg है। ठीक है, तो 70 kg किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर? कोई लॉजिकल बात हुई कि मेरा वजन 70 किलो या 70 किलो नॉर्थ साइड में है? कोई मतलब नहीं इस बात का, कंप्लीटली सेंसलेस बात है। मेरा वेट 70 kg है, ये समझ में आता है कि हाँ सर आपका वेट 70 kg है, इतना हमारे पल्ले पड़ता है, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा इस बात का। तो ऐसी क्वांटिटीज तो अपने पास क्या हो जाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज, जहां पे अपने को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी क्वांटिटीज अपने पास क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब दूसरे हाथ पे अपने पास में देखो, एक तो वेट है, ये समझ में आता है किलोग्राम में है, तो इसका अपने पास में कोई यूनिट
सॉरी, डायरेक्शन में से कोई बात नहीं होती। अब वहीं पे बात अगर मैं करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है? देखो, डिस्टेंस पे अपन ने क्या बात करी थी कि अपन टोटल कितना चले हैं, इससे फर्क पड़ा था क्या किधर चल रहे हैं या किधर नहीं चल रहे? कोई भी फर्क पड़ा था 1% भी? मैं चाहे इधर ही होता रहूं, 1 मीटर इधर गया, 1 मीटर वापस इधर आया, 2 मीटर, फिर 1 मीटर इधर गया, फिर 1 मीटर वापस इधर आया, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, यूं चलता रहेगा, जोड़ते रहो। अब आगे जा रहा हूं, ये भी जुड़ रहा है, पीछे जा रहा हूं, ये भी जुड़ रहा है। डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मैं चाहे एक डायरेक्शन में जाऊं, चाहे अलग अलग डायरेक्शन में जाऊं, कोई फर्क पड़ रहा है डिस्टेंस पे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो, मैं इस डायरेक्शन में 3 मीटर आया कैमरे की तरफ, फिर कैमरे की से पीछे 3 मीटर वापस गया, तो भी मेरा ये 3 + 3 जुड़ गया, अभी भी मेरा डिस्टेंस 6 है। मैं इधर 3 जाता तो भी वो जुड़ जाता। तो मतलब कि कुल मिला के मैं किधर जा रहा हूं, किधर चल रहा हूं, इससे डिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। ऐसे सिनेरियो में जो क्वांटिटीज होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। डिस्टेंस पे फर्क पड़ा क्या? चमक गया? नहीं चमका? देखो, समझो, बात समझो। देखो बेटा, ये चौक यहां पे, ठीक है, इस चौक को मैं यहां लेके गया, 1 मीटर चल गया, वापस यहां लेके आया, 1 मीटर चल गया, 2 मीटर हो गया। अब यहां मान के चलो मैं इसे इधर ले जाता, 3, इधर ले आऊं वापस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई फर्क नहीं पड़ा मैं किधर चला, क्या चला, हर बार ये तो ऐड होता गया, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ा भाई? ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, हर तरफ ले गए अपन इसको। वहीं पे अपने पास में जो दूसरी तरह की क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होती है? इन पे डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। ठीक है, कैसे? जैसे अभी अपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, देखो बात समझो, मैं यहां से चलना चालू करूं, मैं गया 5 मीटर इस तरफ, 5 मीटर इस तरफ चला गया, दो कोई भी साइड है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल तो ईस्ट है, अब तुम्हारे यहां पता नहीं क्या है, जो भी ये साइड है अपनी, मैं इसकी तरफ चला गया 5 मीटर। अभी तक तो चलो सर कहां डायरेक्शन से फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, लेकिन देखो अब यहां से यू टर्न मारा मैंने, वापस इधर आ गया। अब देखो, अगर मान लो मैं 5 मीटर इधर आया और 5 मीटर वापस इधर जाता सेम डायरेक्शन में, तब तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? 10 मीटर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाता? वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता मेरा? 10 मीटर्स। लेकिन मैं यहां से तो यहां तक गया, ये तो 5 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन मैं वापस यहां से यू टर्न मार के वापस यहां आ गया, तो डायरेक्शन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? भाई मैं 5 इधर चला, यहां तक चला, ओके, कंप्लीटली फाइन। यहां से मैं 5 आगे गया तो ये ऐड हो रहा है, यहां से 5 में पीछे आया तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये क्या बात हुई भाई? नहीं, डायरेक्शन में फर्क पड़ गया ना चीजों का। भाई मैं उधर ही जा रहा हूं तब तो ऐड, इधर आ रहा हूं तो वापस सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं यहां से चलना चालू करूं, यहां पे मान लो मैं 1 मीटर गया, वापस इधर आया, 1 मीटर वापस 0 हो गया, डायरेक्शन से फर्क पड़ा ना। मैं 1 मीटर आगे आया, यहां से मैं वापस 1 मीटर आगे जाता हूं तो मैं 2 मीटर आगे की तरफ हो गया, लेकिन यहां पे वापस चला गया मैं तो अगेन मेरा वापस 0। तो डायरेक्शन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? मैं यहां आया, एक कदम मैंने लिया 1 मीटर, वापस मैं पीछे चला गया तब तो 0। 1 मीटर आगे आने के बाद में मैं वापस 1 मीटर आगे आया तो 2 मीटर आगे की तरफ। तो चीजें इंपैक्ट कर रही है नहीं कर रही? फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है, चमका। चलो अच्छी बात है बेटा, एक बार देख